प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म भाग 4 पढ़ेंगे और हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद भाग 4 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 2 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के योग, इसका पार्ट 4। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें से आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और विलोपन यानी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को हटा देना, यानी विलोप कर देना या फिर एलिमिनेट कर देना। चलिए शुरू करते हैं विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हमें 2 समीकरण के युग्म दिए होंगे, जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर से या तो x चर को या फिर y चर को एलिमिनेट कर देना है, यानी विलोप कर देना है, यानी इस समीकरण से हटा देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किसी एक चर के गुणांकों को देखेंगे और उसके गुणांकों को एक जैसा बनाएंगे। यानी अगर एक में a1 है और दूसरे में a2 है, तो हमें कुछ ऐसी संख्या से गुना करके x का समीकरण 1 में गुणांक तथा x का समीकरण 2 में गुणांक एक जैसा आ जाए, हमें ऐसी संख्याओं से दोनों समीकरणों को गुना करना है। तो क्या आप दिमाग लगा के बता सकते हैं कि मुझे समीकरण 1 में किससे गुना करना चाहिए और समीकरण 2 में कौन सी संख्या से गुना करना चाहिए ताकि x का गुणांक एक जैसा आ जाए? तो अगर मैं समीकरण 2 को a1 से गुना करूं और समीकरण 1 को a2 से गुना करूं, तो क्या होगा? x का गुणांक समीकरण 1 में a1 गुने में a2 हो जाएगा और x का गुणांक समीकरण 2 में भी a1 गुने में a2 हो जाएगा, यानी एक जैसा आ जाएगा। इसी तरह से हम चाहे तो y को एलिमिनेट करने के लिए यानी हटाने के लिए b1 और b2 को देख करके कुछ ऐसी संख्याओं से गुना कर सकते हैं ताकि y का गुणांक सेम आ जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को हटाना चाहते हैं या y को हटाना चाहते हैं। तो इस समीकरण के युग्म में हम x को हटाएंगे। तो इसके लिए हमने समीकरण 1 को a2 से गुना किया और समीकरण 2 को a1 से गुना किया, तो हमें प्राप्त होगा a1 इंटू a2x प्लस a2 इंटू b1y प्लस a2 इंटू c1 इक्वल टू 0। समीकरण 3 a1 इंटू a2x प्लस a1 इंटू b2y प्लस a1 इंटू c2 इक्वल टू 0 समीकरण 4। यहाँ पर x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे और घटाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी क्योंकि पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 0 के आगे भी माइनस हो जाएगा। अब
इसको अगर हम देखें तो क्योंकि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक सेम है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0। बाकी बचे हुए को हम हल करेंगे y के मान को ज्ञात करने के लिए। तो बाकी को अगर हम हल करते हैं तो हमें ज्ञात होगा a2b1 माइनस a1b2 इंटू y प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a2c1 माइनस a1c2 बटे में a2b1 माइनस a1b2। अब y के इस मान को हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक समीकरण में, चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसा हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था कि हमें दूसरे समीकरण को ही लेना होता था अगर हमने पहले समीकरण को लिया था, बट यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 लिया जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास y का मान है और इस समीकरण में भी y है, तो इस समीकरण में जहां पर y है वहां पर हम क्या करेंगे, y का मान जो हमने कैलकुलेट किया है यानी ज्ञात किया है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ a2x प्लस b2 इंटू में y का मान जो है माइनस a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 बटे में a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण को पूरे को अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक चर संख्या ज्ञात होगा आपको जो कि x है। तो सिर्फ एक चर है और एक समीकरण है, तो हम इसको हल कर सकते हैं और हमें यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, y का मान हमें पहले ही मिल गया था, तो इस प्रकार यहाँ पर x और y दोनों का ही मान प्राप्त हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पर a1, a2, b1, b2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, पर एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे a2 कोई संख्या होगी, c1 कोई संख्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी गुणा होकर के कोई एक सिंपल सी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं एक्चुअली। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं आगे एग्जांपल्स और जानते हैं कि किस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उदाहरण देखते हैं, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है। चलिए इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे एक के ऊपर एक और फिर देखेंगे कि क्या इसके कोफिशिएंट्स यानी गुणांक बराबर है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक भी पहले से ही बराबर है तथा y का गुणांक भी पहले से ही बराबर है। तो हम x को लेके हल करते हैं। क्योंकि x का गुणांक पहले से बराबर है तो हमें किसी संख्या से इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको घटाएंगे, जिसके लिए हम नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x के आगे माइनस क्योंकि x प्लस में है पहले से, y के आगे प्लस क्योंकि y पहले से माइनस में है और 4 के आगे माइनस क्योंकि 4 पहले से प्लस में है। तो x में से x घट के 0 हो जाएगा, प्लस का y और प्लस का y दोनों 2y हो जाएगा, बराबर में 14 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 10 के। तो अगर अब हम इसको हल करें 2y बराबर 10 को, तो यहाँ से हमें y का मान 5 ज्ञात होगा। अब हम क्या करेंगे, अब y के इस मान को यानी y बराबर 5 को किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी भी एक में प्रतिस्थापन करेंगे इसका, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान यानी x प्लस वाई बराबर 14 में हम y बराबर 5 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने y की जगह पर 5 को प्रतिस्थापित किया तो x का मान हमें मिल जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि x बराबर 9, और y का मान हमने पहले निकाल लिया था 5, तो y का मान 5 और x का मान 9 इस समीकरण के युग्म का उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7
अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की भी एक्चुअल में हमें जरूरत नहीं पड़ती है विलोपन विधि में। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों ही एक जैसे फॉर्म में हो। अगर समीकरण 1 में बराबर में 0 है तो हमें समीकरण 2 को भी इस प्रकार लिखना है ताकि बराबर में 0 आ जाए। तो इसलिए हमने समीकरण 1 और 2 को दोबारा लिखा है और उसको 3 और 4 का नाम देंगे। तो समीकरण 3 हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और समीकरण 4 हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 दोनों ही क्या है, एक जैसे फॉर्म में है और दोनों ही में इक्वल टू में 0 है। तो अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, क्या x या y दोनों में से किसी के भी गुणांक बराबर हैं? पहले समीकरण में y का गुणांक -5 है तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक -2 यानी बराबर नहीं है। इसी प्रकार x का गुणांक एक में 3 है और एक में 9 है तो ये भी बराबर नहीं है। तो अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो हमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहें तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें तो दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक बराबर आ जाएगा यानी कि 9 आ जाएगा। तो हम यही करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस में x का जो गुणांक है वो बराबर है तो अब हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे। ये हो जाएगा माइनस का 2y की जगह पे हम प्लस 2y कर देंगे, माइनस का साथ है तो यहाँ प्लस कर दिया हमने। अब 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 0, और इसको अगर हम हल करते हैं तो माइनस 15y प्लस का 2y हो जाएगा माइनस 13y। इसी तरह से माइनस का 12 प्लस का 7 हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। तो इस समीकरण को हल कीजिए, यहाँ से आ जाएगा y बराबर -5/13। अब y का तो हमें मिल गया अचर संख्या। अब y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वहां से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y के इस मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण, चलिए पहले समीकरण में जो समीकरण 1 था उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू में -5/13 -4 इक्वल टू 0। इसको आगे हल करेंगे हम तो हो जाएगा 3x बराबर -25/13 प्लस 4, और -25/13 प्लस 4 को जोड़ने पर आ जाएगा 27/13। ये जाएगा 3x इक्वल टू 27/13। और x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ जो 3 है उसको हम दूसरी तरफ हर में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 27/39। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में ही 3 कॉमन है, तो उससे अगर हम काटते हैं 27 को तो 9 बार में कटेगा और 39 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 9/13। तो x बराबर 9/13 तथा y बराबर -15/13 इस समीकरण का हल है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि जिसमें हमने विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ा। अगली वीडियो में हम सेम टॉपिक का वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखने में थोड़ा टफ लगता है, बट आप इसके फॉर्मूले को या फिर किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को वो ध्यान से देख लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो तब तक आप लोग एनसीईआरटी बुक के 3.4 एक्सरसाइज को हल कीजिए। 3.5 एक्सरसाइज यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सरसाइज है यानी अध्याय है उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।
विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आत्मकथ्य की शेष कविता का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का प्रसंग जानेंगे। इसके बाद हम पंक्ति संख्या 15 से 22 का अर्थ जानेंगे। आइए बिना देर करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। कविता के इस अंश में कवि बहुत ही निराश है, उदास है, उसका जीवन कष्टों से भरा है। फिर भी वह किसके सहारे अपना जीवन जी रहा है, उसका वर्णन कवि ने किया है। साथ ही कवि कहता है कि वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसका वर्णन वह इस कविता में करता है। कवि अपने दुख का वर्णन इस अंश में कर रहा है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहां अरुण कपोलों का अर्थ है लाल गाल और अनुरागिनी का अर्थ है प्रेम से भरी और उषा का अर्थ है भोर। विद्यार्थियों, कवि यहां अपने उस स्वप्न का वर्णन कर रहा है जिसके सहारे अपने कष्टों भरे और दुख से भरे इस जीवन को वह जी रहा है। कवि कहता है कि जिसके लाल गालों की छाया से, यानी जिसकी गालों की लालिमा लेकर ये प्रेम भरी भोर सुंदरता प्राप्त करती थी, सुहागन होती थी, सजती थी, संवरती थी, वही लाल गाल, यानी यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका का वर्णन करता है, अपनी जीवन संगिनी का वर्णन करता है। कवि यहाँ पर अपनी पत्नी का वर्णन करता है, उसके साथ बिताए हुए पलों का वर्णन करता है। वह कहता है, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्मृति का अर्थ होता है याद और पाथ्य का अर्थ होता है सबल। पंथा का अर्थ होता है रास्ता। सीवन का अर्थ होता है सिलाई और कंथा का अर्थ होता है गूदड़ी। क्योंकि ये कविता प्रतीकात्मक है, इसीलिए यहाँ पर कंथा का अर्थ अंतर्मन भी है। कवि कहता है कि अपनी उस प्रेयसी के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ जो मैंने पल बिताए, उसी की स्मृति यानी उसी की याद मेरे पथ का सहारा बनी है, मेरे इस जीवन का सहारा बनी है। इस थके हुए पथिक का, यानी इस थके हुए रास्ता चलने वाले व्यक्ति का सहारा बनी है वही स्मृति। और तुम मेरी आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हो, तुम मेरी दुख भरी कथा क्यों सुनना चाहते हो, तुम मेरे अंतर मन को खंगाल कर क्यों देखना चाहते हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। कवि इस पर प्रश्न कर रहा है उन व्यक्तियों से जो उसे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं और उसकी आत्मकथा पढ़ने के लिए ललायित हैं। कवि आगे कहता है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहां पर मौन का अर्थ है शांत, शांत का मतलब चुप होना। तो कवि यहां कहता है कि इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत सा दुख सहा है, बहुत से कष्ट सहे हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। मैं इस छोटे से जीवन में इस सारे दुख को और इन सारी घटनाओं को किस प्रकार लिखूं, किस प्रकार कहूं, मुझे समझ नहीं आता। इससे अच्छा तो है कि मैं औरों की कथा सुनूं, औरों की आत्मकथा सुनूं और स्वयं चुप रहूं, स्वयं शांत रहूं। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि अपनी आत्मकथा को अर्थहीन बता रहा है और कह रहा है कि वह दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। यानी कवि पूर्णतः आत्मकथा को निरार्थक नहीं कह रहा, वह आत्मकथा का महत्व भी स्वीकार रहा है। वह कह रहा है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे जीवन की जो कथा है वह निरार्थक हो, पर औरों की कथा जो है उससे कुछ ना कुछ जानने को ही मिलेगा,
इसीलिए मैं औरों की कथा सुनूं, यह अच्छा है, ना कि अपनी कथा कहूं। आगे कवि कहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहां पर कवि जो है वह एक बहुत ही अच्छा बहाना दे रहा है कि अभी समय नहीं है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। व्यथा का अर्थ होता है दुख। कवि कहता है कि तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में कोई विशेष तत्व नहीं है, कोई विशेष रस नहीं है, इसे सुनकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा। यह तो बहुत ही भोली सी आत्मकथा है, यानी बहुत ही आम आत्मकथा है, आम कथा है। जैसे आम लोगों का जीवन चलता है वैसे ही मेरा जीवन भी चल रहा है, जिसमें दुख हैं, कष्ट हैं, कभी कभी सुख भी हैं, और उन्हीं सुखों के सहारे जीवन जी रहा हूं मैं। इसीलिए कवि कहता है कि मेरे जीवन की कथा से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे वह कहता है कि अभी समय नहीं है, वह एक बहाना देता है कि अभी समय नहीं है, और मेरी जो मौन व्यथा है यानी जो खामोश दुख है, मेरे जीवन में जो दुख है वह अभी रुका हुआ है, अभी थमा हुआ है, थका हुआ है और सोया हुआ है। इसीलिए मैं उसे जगाना नहीं चाहता, और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, इसीलिए मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। कुल मिलाकर कवि यहाँ पर आत्मकथा लिखने से बचने के कई सारे बहाने या कई सारे कारण उपलब्ध करा देता है। आइए विद्यार्थियों देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना कि कवि इतने दुखों के बावजूद, इतने कष्टों के बावजूद अपना जीवन किसके सहारे जी रहा है। साथ ही कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, इसके बारे में हमने विस्तार से इस वीडियो में जाना। साथ ही कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मौन व्यथा सोई हुई है, इसका कारण भी हमने इस कविता में जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको इस कविता का पूरा अर्थ समझ आ गया होगा, और अब तक आपने इस कविता को पूरा पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस कविता को पूरा नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस कविता को पूरा पढ़ लीजिए, और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और घर जाकर एक एक अनुच्छेद में इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए अगली कविता पढ़कर आएं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 31 से 34 पर दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत
नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था सदिश बीजगणित का इंट्रोडक्शन और साथ ही उसके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार तथा सदिशों का योगफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सदिशों के प्रकार से, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम वेक्टर का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा शून्य सदिश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जीरो वेक्टर। आइए जानते हैं कि जीरो वेक्टर अर्थात शून्य सदिश क्या होते हैं। तो दोस्तों, एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है, यानी कि वैसे वेक्टर जिसका कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करे, वैसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। हमारा अगला टाइप है वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मात्रक सदिश। तो दोस्तों, ये कैसा वेक्टर होता है, आइए जानते हैं। एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई होती है मात्रक सदिश कहलाता है, यानी कि वैसे वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिए गए इमेज में देख पा रहे होंगे कि सभी एक्सेस पर एक एक यूनिट का मैग्नीट्यूड लिया गया है, जो कि दर्शा रहा है कि ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। हमारा नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है सह आदिम सदिश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। आइए जानते हैं कि ये कैसे वेक्टर होते हैं। तो दोस्तों, वैसे वेक्टर जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा जो कि दर्शा रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये सभी हैं एक प्रकार के कोइनिशियल वेक्टर्स, यानी कि सह आदिम सदिश। हमारा नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है संरेख सदिश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। आइए जानते हैं कि कोलिनियर वेक्टर अर्थात संरेख सदिश क्या होते हैं। तो दोस्तों, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं, यानी कि two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction। यानी कि यदि एक ही रेखा के समांतर हैं दो अथवा दो से अधिक सदिश तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। स्क्रीन पर आपको इस पर आधारित एक उदाहरण दिखाया गया है, जिससे कि आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ पर एक ही रेखा के समांतर दो या दो से अधिक सदिश होते हैं वे संरेख सदिश कहलाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर, जो कि है समान सदिश। आइए जानते हैं कि समान सदिश अर्थात इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान है, यानी कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल तब कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। स्क्रीन पर आपको इस पर आधारित एक उदाहरण दिखाया गया है, जिससे कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो दो वेक्टर लिए गए हैं इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बराबर है। हमारे अगली टाइप है वेक्टर की सदिश का ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। आइए जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश अर्थात मान लीजिए ए वेक्टर के समान है परंतु उसकी दिशा दिए हुए सदिश की दिशा से विपरीत है, तो वह दिए हुए सदिश का ऋणात्मक कहलाता है। स्क्रीन पर आपको इस पर आधारित एक उदाहरण दिखाया गया है, जिसमें आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सदिश है वेक्टर ए, जिसका कि परिमाण उतना ही है जितना कि हमारे दूसरे वेक्टर का है, लेकिन उसकी दिशा जो है वो पहले वेक्टर के विपरीत है। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे पहले वेक्टर के ऋणात्मक
अर्थात यहाँ पर b वेक्टर है वो हमारे a वेक्टर का ऋणात्मक है अर्थात नेगेटिव है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रकार अर्थात टाइप्स वेक्टर के। इस पर आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपके पहले एक्सरसाइज में जिन्हें आप जरूर हल करें। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सदिशों का योगफल की ओर यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आइए अब हम जानेंगे कि हम दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। कैसे भी ले लो आप इसे, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से लिया है वेक्टर a और वेक्टर b। तो जैसे कि आप सब जानते हैं वेक्टर को हम कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए, यानी कि उसे हम पैरेलली कर सकते हैं डिस्प्लेस। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए आइए देखते हैं कि हम इसे क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये वेक्टर b को डिस्प्लेस किया है वेक्टर a के पास में बिना उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो दोस्तों अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आइए जानते हैं हम पहले इस लॉ के बारे में। तो दोस्तों ये लॉ कहता है if two vectors are represented as two adjacent sides of a triangle taken in an order, then the resultant of the two vectors will be represented by third side of the triangle taken in the reverse order। यानी कि अगर हम किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उन दो संलग्न भुजाओं के द्वारा त्रिभुज के, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा उसका तीसरा भुजा जो कि लिया गया होगा रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर जो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन है उसका जो रिवर्स डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में हम लेंगे उस त्रिभुज की भुजा जो कि होगी हमारे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। जैसा कि आप इस आकृति में देखकर समझ पा रहे होंगे कि इन दो वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है उसके रिवर्स ऑर्डर में हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिया है जो कि कहता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम पाते हैं कि त्रिभुज ABC में AB वेक्टर योग BC वेक्टर बराबर होगा AC वेक्टर के। आइए अब हम ये देखते हैं कि अगर हम बिना इनका ऑर्डर चेंज किए हुए इसे ले लेते तो हमें क्या मिलता। तो अगर हम इनका ऑर्डर बिना चेंज किए हुए ले लेते तो हमारे पास इनका जो सम है वो 0 आता, क्योंकि जो AC वेक्टर है वो बराबर हो जाता नेगेटिव ऑफ AC वेक्टर के, जिससे कि हमारा जो समीकरण है वो हमें प्राप्त होता AB वेक्टर योग BC वेक्टर योग AC वेक्टर विच इज इक्वल्स टू AA वेक्टर यानी कि 0 के बराबर। इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि ट्रायंगल लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। आइए अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंस ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो b वेक्टर है इसका हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो यानी कि ये जो b वेक्टर है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ को यूज करके हम यहाँ पर इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जो कि हमें कैसे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी कि जब आप a वेक्टर में नेगेटिव ऑफ b वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस मिल जाएगा जो कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है त्रिभुज ABC डैश में AB वेक्टर योग BC डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू AC डैश वेक्टर। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ओर जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किए जाने वाले परिमाण एवं दिशा सहित दो सदिश A तथा B हैं
तब समांतर चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग का परिमाण एवं दिशा सहित निरूपित करता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज में मान ले रहे हैं हम कि दो सदिश हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। इन दोनों वेक्टर के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो विकर्ण दर्शाएगा हमारा इन दोनों सदिश का योग और साथ ही उनके परिणाम और दिशा सहित को भी निरूपित करेगा। और यही है हमारा समांतर चतुर्भुज नियम। तो दोस्तों, सदिशों का योगफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पहला है हमारा त्रिभुज नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम सदिश योग का। आइए अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ गुणधर्म की ओर। तो दोस्तों, सदिश योगफल के गुणधर्म में सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है दो सदिशों A तथा B के लिए सदिश A योग सदिश B बराबर होगा सदिश B योग सदिश A के, जो कि है हमारी क्यूमुटेटिव लॉ। तो आइए सिद्ध करते हैं इसे। स्क्रीन पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा ABCD, जिसमें कि हमने दो सदिश को दर्शाया है, सदिश A तथा सदिश B, जिसमें कि हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज नियम का उपयोग करेंगे तो हमें यहाँ से AC सदिश प्राप्त होगा सदिश A योग सदिश B। इसी प्रकार से जब हम समांतर चतुर्भुज के नियम को देखेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं, इसलिए जो AD सदिश है वो बराबर होगा BC सदिश के यानी कि B सदिश के, और साथ ही DC सदिश जो है वो बराबर होगा AB सदिश के यानी कि A सदिश के। तो यहाँ पर वापस से हम त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे त्रिभुज ADC में, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AC सदिश का मान बराबर सदिश B योग A के, जिससे कि सिद्ध हो जाएगा कि सदिश A योग B बराबर है सदिश B योग A के। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला गुणधर्म। हमारा दूसरा गुणधर्म है तीन सदिशों A, B तथा C के लिए सदिश A योग सदिश B योग सदिश C बराबर होगा A सदिश योग B तथा C सदिश के। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रकार का कार्य होगा जिसमें आपको सिद्ध करना है कि कैसे ये तीनों सदिश बराबर होंगे। आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर इसकी आकृति दर्शा दी जा रही है, जिससे कि आप इसका अनुमान लगा पाएं और फिर इसे बराबर दिखाकर अपने शिक्षक को दिखाएं। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसे सिद्ध करेंगे कि ये कैसे दोनों बराबर हैं। इस आकृति से आप इन्हें सिद्ध कीजिए कि ये बराबर हैं और साथ ही आपका सदिश योगफल के गुणधर्म समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। इन पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा सदिशों के प्रकार तथा सदिशों का योगफल। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे एक अदिश से सदिश का गुणन। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम एक नया अध्याय आरंभ करेंगे जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया के नाम से व्युत्पन्न है, जहां बहुत पहले लगभग 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। इस द्वीप के गडरियों ने शिकायत की कि उनके लकड़ी के जूते जिनमें कीलें लगी हुई थीं, कई बार जमीन से चिपक जाते थे। लोहे की टोपी चढ़ी उनकी लाठी भी इसी प्रकार प्रभावित होती थी। चुंबकों के इस आकर्षित करने वाले गुण ने उनका घूमना फिरना दूभर बना दिया था। इसके अलावा चुंबकों का दैशिक गुण भी होता है। यदि आप चुंबक का एक पतला लंबा टुकड़ा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो ऐसा करने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर अनुदिश ठहरता है। ऐसा ही व्यवहार तब भी देखने में आता था जब इसको एक कॉर्क के ऊपर रखकर ठहरे हुए पानी में तैराया जाता था। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लोहे के एक अयस्क मैग्नेटाइट का नाम एक लोड स्टोन है, जिसका अर्थ है लीडिंग स्टोन अर्थात मार्गदर्शक पत्थर। दोस्तों, प्रत्येक चुंबक का इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहरने के पीछे का कारण समझाया था एक भौतिक शास्त्री विलियम गिलबर्ट ने। उनका कहना था कि हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक की तरह ही होती है, जिसके कारण बाकी सारे चुंबक इसकी दिशा के अनुदिश ठहर जाते हैं। तो दोस्तों, चुंबकों से संबंधित इन सभी गुणों को हम इस 5वें अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला भाग, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे चुंबकत्व का परमाणु दृश्य। इसके बाद देखेंगे एक छड़ चुंबक को तथा उससे जुड़े कुछ गुणों को। इसके बाद देखेंगे कि किसी छड़ चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में क्या समतुल्यता होती है। और अंत में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनकी प्रकृति को। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रथम भाग, पहले विषय चुंबकत्व के परमाणु दृश्य के साथ। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में यह जाना था कि किसी गतिमान आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसी कारण से चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक परमाणु में ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक बंद लूप में गति करते रहते हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु का कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी साधारण पदार्थ के अंदर यह चुंबकीय द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से बटे यानी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसके कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। किंतु किसी प्राकृतिक चुंबक में इन द्विध्रुवों का विस्तार एक जैसा होता है, जिस कारण इनके आसपास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक जैसे कि मैग्नेटाइट का आकार नियमित नहीं होता, किंतु इनके उपयोग अत्यधिक होने के कारण कुछ कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चुंबक भी बनाए जाते हैं। ऐसे चुंबक प्राय नरम लोहे के बने होते हैं तथा इनका एक नियमित आकार भी होता है। दोस्तों, यदि हम एक इसी प्रकार के चुंबक को लौह रेतन यानी आयरन फिलिंग्स के ऊपर रखें, तो यह चुंबक उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। लौह रेतन के पैटर्न यह इंगित करते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वैसे ही जैसे वैद्युत द्विध्रुव के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि प्रत्येक चुंबक में दैशिक गुण होता है, यानी कि प्रत्येक चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहर जाती है। इसके अतिरिक्त चुंबक के भिन्न ध्रुवों में आकर्षण
तथा एक समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। साथ ही अगर किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करने के लिए हम अगर उसे बीच में से कुछ इस तरह से काटें तो हमें चुंबक के दो पृथक ध्रुव प्राप्त नहीं होते। और यदि इस चुंबक को कुछ इस तरह से काटा जाए तो हमें अलग अलग ध्रुव नहीं मिलते। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी छड़ चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग छड़ चुंबक मिल जाएंगे जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। आइए अब समझते हैं किसी छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका में क्या समानता होती है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि एक धारावाही चालक अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। किसी एक बंद लूप की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ठीक एक छड़ के चुंबक के जैसा। अब यदि एक परिनालिका को देखा जाए तो वह बहुत सारे ऐसे ही बंद लूपों का समायोजन होता है, या हम ये भी मान सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे चुंबकों का समायोजन होता है, जिसकी वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक छड़ चुंबक का। आइए अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े कुछ और गुणों की, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। दोस्तों, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो यह एकांक उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है उन वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ये चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और दोस्तों, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां क्षेत्र रेखाएं सघन तथा जहां तीव्रता कम होती है वहां क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं। दोस्तों, किसी छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबक की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है B1 बराबर μ0/4 पाई 2 m/r/2 घटा l/2 की कुल घात 2। इसके अतिरिक्त किसी छड़ चुंबक की भूमध्य रेखा पर चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होता है B2 बराबर μ0/4 पाई m/r/2 जमा l/2 की कुल घात 3/2। आइए दोस्तों, अब आज के वीडियो में समझाए गए विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 0.1 मीटर लंबाई की एक छड़ चुंबक में 50 एम्पीयर मीटर का चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबक के केंद्र से 0.2 मीटर की दूरी पर सर्वप्रथम इसकी अक्षीय रेखा पर और उसके बाद इसकी भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम उन राशियों को लिख लेते हैं जो हमें प्रश्न में दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें छड़ चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण यानी M दिया है 50 एम्पीयर मीटर, जबकि R है 0.2 मीटर। इसके अलावा चुंबक की लंबाई यानी 2L बराबर है 0.1 मीटर के, यहाँ से L आता है 0.05 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ से M आएगा छोटा m गुणा 2L यानी 50 गुणा 0.1 अर्थात 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चुंबक की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B1 बराबर μ0/4 पाई 2 m/r/2 घटा l/2 की कुल घात 2। तो इस समीकरण में सभी राशियों का मान रखने और इसे हल करने पर चुंबकीय क्षेत्र आता है B1 बराबर
1.42 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 टेस्ला। इसके अतिरिक्त प्रश्न में पूछा गया है कि इस चुंबक की भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो दोस्तों, चुंबक की भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B2 बराबर μ0/4 पाई m/r² जमा l² की कुल घात 3/2। दोस्तों, यहाँ भी इस समीकरण में सभी राशियों का मान रखने तथा हल करने पर चुंबकीय क्षेत्र आता है B2 बराबर 5.708 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 टेस्ला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा चुंबकत्व का परमाणु दृश्य, जिसके बाद जाना क्षण चुंबक और उससे जुड़े कुछ गुणों को। इसके बाद हमने जाना क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में समतुल्यता और अंत में देखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। कल के वीडियो में हम समझेंगे चुंबकत्व एवं गाउस नियम और इसके अतिरिक्त भूचुंबकत्व को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म भाग 4 पढ़ा और हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद भाग 4 की पढ़ाई की। वहीं क्लास 12 में गणित में
सदिश बीजगणित भाग 2 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 1 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 में हम विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 2 पढ़ेंगे और हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद भाग 2 पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSath इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।